I'm Ankita and I'm an IELTS and visa expert. I can help you achieve your dreams through language proficiency and successful visa, that too in the shortest time possible. I will just brief you about my own journey. जब मैंने अपनी मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहा तो मुझे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कहा दैट यू नीड एटलीस्ट 3 or 4 months ऑफ प्रेपरेशन टू गिव योर IELTS एग्जाम, बट आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम. So I did my practice by my own self and I scored 8.5 bands. So that was possible for me and it is also possible for you. That is why I am coming up with a course which can help you achieve your desired score in just 7 days of preparation, and I have also jotted down all my tips and tricks in this book which is IELTS in 7 days and is available on Amazon. You can also order this book from Amazon by writing IELTS in 7 days by Ankita Chaudhary Mehta on Amazon, and this will definitely help you achieve your desired score in just 7 days of time. Thank you. Let's start with lecture 4 which is reading. रीडिंग में एज आई टोल्ड यू कि क्लास 12th में जैसे हम करते थे अनसीन पैसेजेस बाय आर फॉलोड बाय सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस का आंसर्स यू हैव टू लुक फॉर इन द पैसेज. और जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक ट्रेनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसमें बस सिर्फ पैसेजेस, नंबर ऑफ पैसेजेस में फ़र्क होता है और थोड़ा बहुत लेवल का फ़र्क होता है कि जनरल ट्रेनिंग के जो पैसेजेस होते हैं वो थोड़े ईजी होते हैं और एकेडमिक के थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जनरल ट्रेनिंग, बट मोर और लेस दे आर सिमिलर. तो जो ट्रिक्स रहेंगी दे आर सिमिलर, बट जो क्वेश्चंस के जो पैसेजेस रहेंगे दैट विल बी डिफरेंट. जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे दैट विल बी डिफरेंट. बाकी इट इज़ लेस लाइकली दे आर ऑलमोस्ट सेम. तो इसमें क्या होता है, 3 पैसेजेस होते हैं, 3 सेक्शंस, मतलब 3 अलग अलग पैसेजेस इन एकेडमिक ट्रेनिंग. और जनरल ट्रेनिंग में 3 सेक्शंस की जगह दे कैन इट विल बी 3+, इट कैन गो अप टिल 6 पैसेजेस एज वेल. तो और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 60 मिनट्स का टाइम मिलता है. तो इसमें बस मेन चीज़ क्या होती है कि टाइम मैनेजमेंट की, कि जितना ज़्यादा आप अपने अच्छे से आप टाइम मैनेज करके चलोगे उतना ज़्यादा यू विल स्कोर. तो जैसे अब 3 पैसेजेस हैं तो व्हाट वी डू इज़ कि हम ये दे 3 इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी. जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज़ द ईजीएस्ट, सेकेंड वाला इज़ थोड़ा डिफिकल्ट एंड देन थर्ड वाला इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पैसेज. तो फर्स्ट वाले पैसेज को देते हैं हम 17 मिनट्स, सेकेंड वाले को देते हैं हम 20 मिनट्स और थर्ड वाले को देते हैं हम 23 मिनट्स. जस्ट बिकॉज अगर आपने फर्स्ट वाले को 20-25 मिनट्स दे दिए तो सेकेंड और थर्ड कंप्लीट करना इट विल बी इम्पॉसिबल. सो यू हैव टू फॉलो दिस टाइम लिमिट. और जब आप अपने एग्जाम देने भी जाओगे तो यू विल सी दैट एक बड़ी सी एग्जाम देने में जब एक बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी होती है तो आपको पता चलता जाएगा कि कब कब कैसे कैसे टाइम बीतता जा रहा है. और तो मेक श्योर जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर दैट आप फर्स्ट वाले को 17 मिनट में ही अपना पूरा करने की ट्राई करो, सेकेंड को 20 मिनट्स एंड थर्ड वाले को 23 मिनट्स आप अपना दीजिए. नाउ लेट्स कम टू द पैसेज कि हमको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी ट्रिक्स क्या रहती है. फर्स्ट trick of reading is to read questions very carefully, just because questions ही बहुत tricky होते हैं. जैसे आप कभी कभी कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन शीट यहाँ पे दिखा रही हूँ, कुछ जगह पे लिखा होता है कि आंसर इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और कहीं कहीं पे लिखा होता है आंसर इन येस नो नॉट गिवन. तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्रू की जगह येस लिख देते हैं एंड दैट विल बी मार्क्ड 0 जस्ट बिकॉज आपने ट्रू नहीं लिखा. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर करना है तो यू हैव टू आंसर इट इन ट्रू फॉल्स. जहाँ येस नो लिखा है वहाँ पे येस नो, आप उसको अलग अलग लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड 0. और सेम वे अगर कहीं कहीं पे कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वहाँ पे लिखा होता है आंसर इन 1 वर्ड, तो यू हैव टू आंसर इट इन 1 वर्ड ओनली. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है सेल्फ स्टैंड, ठीक है. अब ऑब्वियसली ये 2 वर्ड्स है, ये 2 वर्ड्स हैं तो ये 2 वर्ड्स में आएगा. तो अब इसको 1 वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में कि 1 वर्ड में आंसर करो तो वहाँ पे आप इसको नहीं यूज़ कर सकते. बट अगर इन 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा हुआ है सेल्फ स्टैंड तो आप इसको एज 1 वर्ड आप इंक्लूड कर सकते हो जस्ट बिकॉज 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा है. और जो हाइफन आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते. अगर पैसेज में 2 वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा हुआ है तो आप उसको एज अ 1 वर्ड यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में और आप उसको यूज़ करो, अदरवाइज दीज आर 2 वर्ड्स. तो मेक श्योर आप ये गलती मत करना. अदरवाइज और कभी कभी लिखा होता है कि आंसर इन ABCDEFG, अगर A to Z में आंसर करो तो आपको अल्फाबेट्स में आंसर करना है, आपको वर्ड में नहीं आंसर करना. अगर आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है तो आपको उसको वर्ड में आंसर करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट पोस्टिंग अ पिक्चर ओवर हेयर कि जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मैंशनड है कि यू हैव टू राइट द करेक्ट लेटर A to G.
in the boxes 30 to 34 on an answer sheet. तो अब सपोज करो कि 30 का आंसर कम्युनिकेशन है, तो और अगर आप अपनी आंसर शीट पे कम्युनिकेशन लिख देते हो तो यू विल बी मार्क्ड 0 जस्ट बिकॉज आंसर क्या होगा F. सो यू कैन नॉट राइट कम्युनिकेशन. अगर क्वेश्चन में लिखा होता है राइट द करेक्ट वर्ड तो आप लिखते हैं कम्युनिकेशन, तो आप F ना लिखते, और अगर लेटर लिखा हुआ है तो आप उससे F यूज करोगे. फाइन. अब क्या होता है, हमेशा दो तरीके के लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं एंड देन दे गो टू द क्वेश्चंस. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं एंड देन दे गो टू द पैसेज. तो हम दोनों तरीकों की ट्रिक्स करेंगे एंड देन यू विल सी दैट व्हिच वन वर्क्स बेस्ट फॉर अस. आपके लिए आई जस्ट गिव दैट सजेशन कि आप दोनों की दोनों ट्रिक्स आप ट्राई करो एंड देन सी दैट व्हिच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड देन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली कि जिस में आपको कम टाइम मिल रहा है. जस्ट बिकॉज इसमें फिर टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है सारा रीडिंग में. तो द सेकेंड ट्रिक इज स्किमिंग. स्किमिंग उनके लिए है जो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं देन दे गो टू द क्वेश्चंस. तो अब स्किमिंग का क्या मतलब होता है? जो वर्ड स्किम, जैसे अगर आप अमूल के मिल्क पैकेट्स आते हैं मार्केट में, आप खरीदते होगे तो उसमें जो स्किम्ड मिल्क भी आता है, डबल टोन मिल्क आता है, फुल फैट क्रीम आता है, मिल्क आता है. तो स्किम्ड मिल्क का क्या मतलब होता है कि व्हेन यू कट फैट फ्रॉम द मिल्क दैट इज कॉल्ड स्किम्ड मिल्क. तो सेम वे जब आप फालतू के वर्ड्स पैसेज में से काट देते हैं दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. तो सेम वे अब हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हम पैसेज जब हमारे हाथ में होता है पूरा का पूरा पैसेज, तो हम क्या करते हैं जो फालतू के वर्ड्स होते हैं हम उनको नहीं पढ़ते. हम ऊपर ऊपर से जो मेन वर्ड्स, जैसे कि जो मेन नाउन्स हैं, डेट्स हैं, मेन जगहों के नाम, इवेंट्स हैं, नेम्स हैं, उन सबको हम अंडरलाइन करते जाते हैं सो दैट जब हम क्वेश्चन पे आए तो हमें पता हो कि अच्छा इस चीज़ के बारे में तो इस पैसेज में यहाँ पे इस पैराग्राफ में यहाँ बात हो रखी थी तो यहीं कहीं क्वेश्चन है. तो हम स्किमिंग जो ट्रिक है, जो अगर पूरा का पूरा अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करोगे सो दैट जब आप क्वेश्चन पे जाओ आपको पता हो कि अच्छा इसकी लोकेशन तो यहाँ थी, मुझे यहाँ पे जाके आंसर ढूंढना है. दैट्स ऑल. दैट इज स्किमिंग. दैट इज हाउ यू प्रैक्टिस स्किमिंग. देन द नेक्स्ट ट्रिक इज फॉर दोज जो लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन दे गो टू द पैसेज. तो दैट इज स्कैनिंग. स्कैनिंग में क्या करते हैं, जैसे जो मैंने साइड में एक इमेज लगाई हुई है, यू कैन रेफर टू इट. जैसे अब इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 है. जैसे अब इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 1880 कटिसाक कैरिड डैश एज इट्स मेन कार्गो ड्यूरिंग इट्स मोस्ट सक्सेसफुल टाइम. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या प्लस पॉइंट है कि इसमें एक नंबर दिया गया है 1880. तो अब जो 1880 हम जिस भी क्वेश्चन में नंबर दिया होता है वो मतलब हमारी लॉटरी लग गई. जस्ट बिकॉज अगर 1880 को अगर हम स्कैन करेंगे पूरे पैसेज में, इट इज़ वेरी इजी टू स्कैन. अब आप फर्स्ट पेज से आप स्कैन करना शुरू करो पूरे पैसेज में कि आपको 1880 कहाँ दिख रहा है. आपको फर्स्ट पेज पे नहीं मिलेगा, सेकंड पेज में आपको सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन में आपको मिलेगा 1880. तो अब देखो जो आपका इतना पढ़ने का टाइम था, जो पूरा पेज और 1.5 पेज पढ़ने का टाइम था, ये आपका बच गया क्योंकि आपको 1880 आपको सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन में मिला है. और अब आपको पता चल जाएगी इसकी लोकेशन यहीं कहीं है क्योंकि नंबर ढूंढना इट इज़ वेरी इजी. आपको 1880 मिल गया तो आपको इजीली आपको यहाँ कहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा सेकंड लाइन में. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एज अ कैप्टन एंड डैश वुडगेट वॉज वेरी स्किल्ड. अब इस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं होता उसमें से हम 2 कीवर्ड्स उठाते हैं. कभी भी एक कीवर्ड उठाने की गलती मत करना क्योंकि अगर आप एक कीवर्ड उठाओगे तो आप बहुत गलत जगह लैंड कर जाओगे. हमेशा 2 कीवर्ड उठाओगे. जहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है उस क्वेश्चन में आप 2 कीवर्ड्स उठाओगे. तो अब आप देखना शुरू करोगे और सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको 9th का आंसर यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में मिला है, सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ में, तो जो 10th का आंसर उससे नीचे मिलेगा, 11th का उससे नीचे मिलेगा, 12th का उससे नीचे मिलेगा, 13th का उससे नीचे मिलेगा, सो ऑन. 90% ऑफ द टाइम्स जो आपको आंसर्स मिलते हैं वो आपको एक लाइन वाइज मिलते हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि 9th का आंसर नीचे मिला तो 10th का उससे ऊपर मिल जाए. तो अगर 9th का आंसर अब हमें सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन पे मिला है तो 10th का आंसर इसे नीचे ही होगा. अब हमने कैप्टन और वुडगेट 2 वर्ड्स हैं, हमें इस पेज पे यहाँ पे हमें स्कैन करना है. तो अब आप ये देखना कि अब कैप्टन आपको सेकंड पैराग्राफ में, सेम पैराग्राफ में 4th लाइन में भी कैप्टन यूज किया गया है. ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस एंड अ न्यू कैप्टन अपॉइंटेड. बट अब सेकंड हमें चूज करना ही नहीं क्योंकि कैप्टन और वुडगेट हमें दोनों वर्ड्स हमें ढूंढने हैं, हमें स्कैन करने हैं.
तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पेज में जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन देखो, उसमें लिखा हुआ है द शिप्स नेक्स्ट कैप्टन रिचर्ड वुडगेट वाज एन excellent navigator who got the best out of both his ship and his crew। तो अब हमें क्या होगा हमारे लिए कि कैप्टन भी मिल गया, हमें वुडगेट भी मिल गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहीं पे कहीं आंसर छुपा है, तो आपको इसी लाइन में कहीं आंसर मिल जाएगा क्योंकि आपने दो कीवर्ड्स ढूंढने, आपको मिल गया। अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फरेरा वेंट टू फैलमथ टू रिपेयर डैमेज दैट अ डैश हैड कॉज्ड। अब इसमें क्या होगा, इसमें से हमें अगेन दो कीवर्ड्स उठाने हैं, तो हम जो मेन कीवर्ड्स हमें लग रहे हैं वो है फरेरा और फैलमथ। तो हम फरेरा और फैलमथ ढूंढेंगे, तो आप यू विल नोटिस कि आपको फरेरा मिलेगा सेकंड पेज पे फोर्थ पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आपको फरेरा मिल जाएगा, और फिफ्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आपको फैलमथ मिल जाएगा। तो you'll see कि आपको इनके बीच में कहीं आंसर मिलेगा क्योंकि आपने स्कैन कर लिए दोनों वर्ड्स और आपको यहीं कहीं आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है बिटवीन 1923 एंड 1954 कटी साक वाज यूज्ड फॉर डैश। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली डेट्स हैं तो हम डेट्स ही लेंगे, स्कैनिंग करके हम डेट्स स्कैन करेंगे 1923 और 1954। तो इसमें आप ये देखोगे कि जो सेकंड पेज पे जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें 1922 यूज हुआ हुआ है और लास्ट पैराग्राफ में 1954 यूज हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कटी साक हैज ट्वाइस बीन डैमेज्ड इन द 21st सेंचुरी। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो कटी साक है उसको एज अ कीवर्ड यूज कर लेते हैं, बट आपको इसको कीवर्ड नहीं यूज करना, जस्ट बिकॉज पूरे पैसेज का नाम ही कटी साक है, आपको हर लाइन में वर्ड मिलेगा कटी साक, तो इसलिए आपको ये वर्ड आप नहीं लोगे क्योंकि अगर आप पैसेज का जो नेम है अगर आप वो लेते हो जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हुआ हुआ है पूरे पैसेज में, तो विल नॉट बी एबल टू फाइंड द आंसर। तो हम 21st सेंचुरी विच इज द डेट अगेन हम उसको लेंगे एज अ कीवर्ड। तो आप ये देखोगे सेकेंड पेज पे लास्ट पैराग्राफ में 2007 और 2014 यूज किया गया विच इज 21st सेंचुरी अगेन, तो आपको यहीं कहीं आपका आंसर मिल जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आप स्कैनिंग करोगे तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखो हमारे लिए क्या ये चीज़ काम कर गई कि हमें जो 9th क्वेश्चन है उसमें एक नंबर यूज था, सपोज करो अगर इसमें नंबर ना होता, 1880 होता ही ना, तो हम क्या करते हैं, या तो हम दो कीवर्ड उठाते 9th क्वेश्चन में और उसको स्कैन करना शुरू करते और फिर हम अपने आंसर ढूंढ लेते, या फिर एक और बेटर ट्रिक हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो 12th क्वेश्चन है जिसमें नंबर्स यूज किया हुआ है हम वो वाला क्वेश्चन पहले हम ढूंढे। 12th क्वेश्चन का जैसे जिस क्वेश्चन में जो भी आपको पैसेज मिलेगा और जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिन क्वेश्चन में से सबसे पहले नंबर यूज किया होगा, जिन क्वेश्चंस में नंबर यूज किया है, आप नंबर जिसमें यूज किया गया है क्वेश्चन उसको आप पहले स्कैन करो, सो दैट जो आपका जो नंबर जहाँ पे, क्योंकि नंबर स्कैन करना बड़ा इजी होता है, फिर जो उसके ऊपर के क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे और जो उसके नीचे के क्वेश्चन है उसके नीचे मिल जाएंगे। वेरी सिंपल। अगर आप इसको स्कैनिंग करोगे तो पर्सनली इफ यू आस्क मी स्कैनिंग इज मोर इट इज ईजियर दैन स्किमिंग। तो ट्राई कि अगर आप स्कैनिंग यूज करा करो, जस्ट बिकॉज स्कैनिंग से आपको आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी यू कैन गेट द आंसर्स थ्रू स्कैनिंग। देन जो अब ये स्कैनिंग ट्रिक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेज नंबर आप यहाँ पे आओगे और क्वेश्चन नंबर 27 टू 29 और अगर आप 28 क्वेश्चन देखोगे, द रिव्यूअर रेफर्स टू द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन ऑर्डर टू सजेस्ट दैट हैप्पीनेस। अब इस क्वेश्चन में भी ध्यान देखना कि जैसे हमने लिसनिंग में भी हम बात करेंगे और रीडिंग में भी कि अगर एमसीक्यूज हैं तो आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे ऑप्शंस पढ़ने में। ऑप्शंस अगर पढ़ोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे, ऑप्शंस दिए ही कंफ्यूज करने के लिए जाते हैं, आप सिर्फ मेन क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ के जैसे लिखा हुआ है द रिव्यूअर रेफर्स टू द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, आप ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल को आप स्कैन करोगे, जहाँ पे भी आपको मिलेगा पैसेज में आप उसका आंसर ढूंढोगे और फिर वो आंसर जिस ऑप्शन के सबसे क्लोज होगा उस ऑप्शन को आप टिक मार्क करोगे। आप कभी भी पहले ऑप्शंस पढ़ के अपना माइंड कंफ्यूज नहीं करोगे, यू जस्ट आप अपना जो सही आंसर है आप वो रिलेट करके आप उसको टिक मार्क कर दोगे। फाइन। तो आप एमसीक्यूज एंड सेम पे आप ट्रू फॉल्स और यस तो नॉट गिवन में भी यूज कर सकते हो इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली फर्स्ट टू एट, जैसे इसमें है थर्ड क्वेश्चन पढ़ो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जॉन विलिस एंड स्कॉट लिंटन फेवर्ड विलिस। तो आप जॉन विलिस और स्कॉट एंड लिंटन को ढूंढोगे तो आपको इस क्वेश्चन की लोकेशन मिल जाएगी।
तो आपको अब इसमें क्या होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और जो येस नो नॉट गिवन, आपको इसकी लोकेशन तो मिल जाएगी, बट ये बहुत ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें पैसेज में गिवन है कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये हमारा पैसेज है दैट सेज कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब हमें स्टेटमेंट गिवन है कि एशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करो कि जो स्टेटमेंट 1 है वो पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। बहुत बच्चे बोलेंगे ट्रू है जस्ट बिकॉज सेम ही तो है स्टेटमेंट, बहुत बच्चे बोलेंगे फॉल्स है, बहुत बच्चे बोलेंगे नॉट गिवन है क्योंकि वन ऑफ द तो दिया ही नहीं हुआ। बट इसका आंसर फॉल्स है, जस्ट बिकॉज पैसेज में हमें गिवन है कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कि एशिया से बड़ा कोई कॉन्टिनेंट हो ही नहीं सकता, इट्स द बिगेस्ट, कि वो नंबर 1 पे आता है। बट स्टेटमेंट में गिवन है कि एशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कि मतलब जितने बड़े बड़े हैं उनमें से एक है, तो जरूरी नहीं है कि नंबर 1 पे वो आएगा। तो इट इज फॉल्स जस्ट बिकॉज कि एशिया पैसेज के अकॉर्डिंग एशिया नंबर 1 पे आता है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि नंबर 1 पे आता है वो, तो दैट इज इट इज फॉल्स। हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ जो राम है वो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा मतलब वो टॉपर है, वो नंबर 1 पे आता है। बट अगर मैं बोलूँ कि जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना क्लास में उसमें से राम एक है, तो जरूरी नहीं है कि नंबर 1 पे आ रहा है, वो 2, 3, 4 किसी पे भी आ सकता है। तो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द पैसेज। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 पे लिखा है कि अफ्रीका इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आप ये देखो, इसमें आप इसको क्या बोलोगे? ऑब्वियसली वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, जस्ट बिकॉज अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। बट हमें अपनी कॉमन सेंस यूज ही नहीं करनी, जस्ट बिकॉज स्टेटमेंट 2 हम सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब पैसेज में अफ्रीका की कहीं बात ही नहीं हो रखी, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गिवन एंड इट इज नॉट ट्रू। फिर आते हैं हम स्टेटमेंट 3 पे। स्टेटमेंट 3 में दिया हुआ है कि एशिया is the largest continent in the world। तो अब obviously जो ये जो statement है that is true just because largest and biggest are synonyms and means the same। तो जो sentence की जो sense है that is the same, तो that is why it is true। fine। तो अब जो next हम trick पे आते हैं that is टॉपिक सेंटेंसेस। अब ये टॉपिक सेंटेंसेस कब काम आते हैं? जब हमारे कुछ पैसेजेस में क्या होता है, हर पैराग्राफ को अल्फाबेटिकली नंबर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे रीडिंग पैसेज 2 देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट हर पैराग्राफ को उन्होंने अल्फाबेटिकली नंबर किया है। कुछ पैराग्राफ को ABCDEFGH कर दिए और हर पैराग्राफ की वो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देते हैं और बोलते हैं मैच करो कि कौन सा पैराग्राफ को कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग मैच कर रही है। तो अब उसमें क्या होता है, अगर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर मैच करने पे आएंगे देन इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, और हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम टॉपिक सेंटेंस पढ़ते हैं, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। हम फर्स्ट लाइन पढ़ने से हम आइडिया लगाते हैं कि पूरे पैराग्राफ में किस बारे में बात की गई है और उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट ऑफ हेडिंग मैच करते हैं। तो सेम वे आपको करना है, आपको फिर फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको आइडिया लगाना है पूरे पैराग्राफ में किस बारे में बात की गई है और फिर आपको मैच करना है। एंड सपोज करो आप फर्स्ट लाइन पढ़ के आप नहीं लगा पा रहे आइडिया, तो आप स्किमिंग कर लेना। तो स्किमिंग से भी आप आइडिया लगा लोगे कि कौन से पैराग्राफ की कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग है। एंड मेरे अकॉर्डिंग आई वुड गिव यू अ सजेशन कि आप जो ये वाले क्वेश्चन है ना, आप उनको सबसे एंड में अटेम्प्ट करना, जस्ट बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जैसे क्वेश्चन। तो इट्स बेटर टू
attempt it at the last just because our goal is to get the maximum correct, कि हम सारे के सारे सही करें. ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे हम अटक जाएंगे तो मे बी हम बाद के क्वेश्चन जो इजी वाले हैं हमारे छूट जाएं. So it's better that you attempt it in the end. Also, I'll just attach the practice paper with the answers alongside so that you can practice and you can you can know the answers as well. Plus, if you want to practice, you want to have more practice papers, so you can order my book from Amazon, which says IELTS in 7 days. In Amazon, if you write IELTS in 7 days by Ankita Mehta or Ankita Chaudhary Mehta, you will be shown this book and you can order it from Amazon. It is priced at 640, but currently we are running a discount and you can order it for 540 rupees, and it will prove to be a great investment in terms of your achieving your dream score. So make sure that you do order the book as well for more tricks and more practice papers.